नमस्कार। मैं आज भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करूंगा, जिस टॉपिक का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं, थोड़ा सा बात मैं इस विषय पर बात करता हूं। विषय क्या है कि व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वी शुड स्टडी हिस्ट्री। व्हाई एंड हाउ, इस प्रश्न का जवाब हम तलाशने की कोशिश करते कि व्हाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया में जितने भी ऐसे एग्जाम जो जीएस पर आधारित होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, यूनियन यूपीएससी हो, या कोई भी स्टेट सर्विसेज हो, बिना हिस्ट्री के मदद के हम पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। और एलोंग विथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जीएस पार्ट्स, so we cannot ignore history. So history is, we can understand why history is so important subject. सेकेंड बात होती है कि जब हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है तो हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले। एक, जिनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में। दूसरे वे होते हैं जो इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, जैसे कई आईआईटी के स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत कम समय में हिस्ट्री विषय पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंत तक ये मान के चलते हैं कि हिस्ट्री बहुत बेकार का विषय है, नहीं पढ़ना चाहिए, रेलिवेंट नहीं है, मन नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमारा सवाल है कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि इसके जो डेट्स होते हैं, इसके जो पर्सनालिटी होते हैं, या इसमें जो घटनाएं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रह सके। इसका तरीका होता है कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ज्योग्राफी को समझें। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में इंडिया के पूरा मैप हमारे दिमाग में है, हम वर्ल्ड या पूरा, जैसे अभी हम क्विट इंडिया मूवमेंट की जब चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में हुई थी। द्वितीय विश्व 1939 से 1945 के बीच है। तो हम यह जानते हैं, हम यह पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अटैक से। अगर हमें वर्ल्ड मैप की ठीक से समझ है तो एकदम से दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा कि जर्मनी कहाँ पर है, पोलैंड कहाँ पर है। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, उसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है सितंबर 1939 में, और 15 अगस्त 1945 तक यह द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और इसी के बीच में हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है। और 1942 में 1941 में इस द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में जापान पार्टिसिपेट करता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर अटैक करता है, जिसमें से है मलाया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ऐसे देश पर अटैक करने के बाद मार्च 1942 में जापान रंगून तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से यदि हमें पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का मैप हमारे दिमाग में है तो हम बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब मैप क्या है, मैप को बार बार हमें देखने की आदत डालनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, मैप बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे यह होता है कि मैप जब बनाते हैं हम, तो मैप याद रहता है, उसका प्लेसेज हमें याद रहता है। प्लेसेज याद रहता है तो उसके डिनोट करने में, आइडेंटिफाई करने में सुविधा होती है। एक बात। दूसरी बात कि कोई भी घटना है एक क्रम से विकास होता है, या हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट को, जैसे इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, तो इसका भी एक कॉज होता है, एक रीजन होता है, जिस रीजन को हम समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ अचानक नहीं होती है, सबका एक रिलेशन होता है। जिस रिलेशन को हम समझें तो इतिहास विषय आसान हो सकता है। यह तरीका है इतिहास के पढ़ने का। इस संक्षिप्त परिचर्चा के बाद, संक्षिप्त बातचीत के बाद, हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, पहले हम समझते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट का पहला तो रीजन यह है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो यहाँ की जो सरकार थी, बिना कांग्रेस के सलाह के ही भारत को उस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, जिससे भारतीय नेता को अच्छा नहीं लगा था। हालांकि भारतीय कांग्रेस या जो भारतीय नेता थे वे सभी फांसीवाद के खिलाफ थे,
और वो चाहते थे कि फांसीवाद के खिलाफ अंग्रेज की विजय हो, लेकिन साथ में यह भी चाहते थे कि अंग्रेज हमें आज़ाद कर दे, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। तो इसलिए ये लोग कई वर्षों तक इंतजार किए। 1939 में द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई, 40 तक इंतजार किए, 41 तक इंतजार किए, अंग्रेज कुछ देने को तैयार नहीं था। अंत में 1942 में एक रीजन यह था, 1942 में द्वितीय विश्व की शुरुआत, मतलब ये इंतजार करते करते लोगों का इंतजार करने की सीमा जो है, लिमिटेशन जो है खत्म हो गई थी। तो एक रीजन यह था। द्वितीय रीजन था कि द्वितीय विश्व युद्ध और सरकार की खराब नीतियों के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, लोगों का आम जिंदगी चलाना काफ़ी मुश्किल होने लगा था। यह सेकेंड कॉज था। आम आदमी काफ़ी परेशानी में थे, तो परेशानी में होता है तो लोग मूवमेंट होता है। तीसरी बात थी कि जापान मार्च, हमने जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि मार्च 1942 में जापान रंगून तक पहुंच गया था। रंगून भारत की बिल्कुल सीमा तक पहुंच गया था और भारत यह चाहता था कि यह हमें आज़ाद कर दे तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। यह तीसरे कारण थी। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि वह क्रिप्स मिशन को भेजे, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा उन्होंने, अंग्रेजों ने। यह चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 1942 में, मार्च 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था भारतीय को समझाने के लिए और भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए। यह क्रिप्स मिशन भेजा गया था जिसके पीछे भी रीजन था। रीजन यह था कि एक तो अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीयों को शामिल करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि उस समय की तीन महाशक्तियाँ, विश्व की तीन महाशक्तियाँ, जिसमें रूस या सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंग्रेजों पर दबाव डाला, माने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला कि तुम भारतीय को या तो आज़ाद करो या उन्हें किसी तरह से अपने साथ मिलाओ। इन सारे परिस्थितियों की वजह से क्रिप्स मिशन को भेजा गया मार्च 1942 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम था, जिनके नेतृत्व में यह मिशन आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे लेबर पार्टी के सदस्य थे और वो उस समय वहाँ एक पार्लियामेंटेरियन थे ब्रिटेन में, और उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी सहानुभूति थी, इसलिए इनको भेजा गया था। लेकिन इनके यह जो क्रिप्स मिशन था वह फेल हो गया था, भारतीय को संतुष्ट करने में असफल हो गया था। इसकी कुछ बातें हम देखते हैं, क्रिप्स मिशन आखिर क्यों फेल हुआ था। तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम आपको युद्ध के बाद, क्रिप्स मिशन की जो बातें थी उसे हम 2-3 पॉइंट में देखते हैं। क्रिप्स मिशन ये जो था, इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, आफ्टर वार हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, नंबर एक। दूसरा कि आप संविधान निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर देश का कोई भाग या कोई रियासत यह चाहे कि अंग्रेजों से अलग से बात करे तो वह कर सकता है। यह बहुत ही गहरी बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी और बहुत खतरनाक बात थी। इसका अर्थ यह होता है कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान निर्माण के या भारत के विभाजन के बीज बो दिए गए थे। क्या बीज बो दिए गए थे कि क्रिप्स मिशन ने कहा था कि यदि कोई भी क्षेत्र या कोई भी देशी रियासत चाहे तो अलग से संविधान निर्माण के लिए वार्ता कर सकता है। इन सारी वजहों से क्रिप्स मिशन असफल हो गया, क्योंकि भारतीय नेता इस वक्त सिवाय स्वतंत्रता के कुछ मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा कि यह ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। इसका नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इसका नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। और अब इसके बाद क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के बाद क्रिप्स मिशन मार्च में आया, जुलाई में वापस लौट गया, और जुलाई में ही वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग हुई। और जिस मीटिंग में जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में ही निर्णय लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। और उस समय तय कर दिया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन एक क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बात यह है कि क्विट इंडिया वर्ड को क्वाइन किया कि दिस वर्ड क्वाइंड बाय यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली इनके द्वारा, एक मेयर थे मुंबई के, उस समय बम्बई नाम था, बम्बई के मेयर थे, इन्होंने इस वर्ड को क्वाइन किया था क्विट इंडिया को, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत या इसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
शुरुआत हो गई, बात हो गई। अब 8 अगस्त 1942 को मुंबई या उस समय के बम्बई के ग्वालियर टैंक में ऐतिहासिक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में गांधी जी ने बहुत जोशो खरोश से भरा हुआ भाषण दिया, एक ऐतिहासिक भाषण दिया और उसने कहा कि मेरे देशवासियों, मेरे पर भरोसा करो, इस वक्त मैं स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। ना मैं स्वशासन, ना मैं डोमिनियन स्टेटस लूँगा या कुछ भी, मैं कोई भी दूसरी चीज़ नहीं लूँगा, या मेरे ऊपर तुम भरोसा करो, क्योंकि मैं इस वक्त स्वतंत्रता से पहले कुछ नहीं लूँगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, डू और डाई, करो या मरो। अर्थ ये है कि तुम या तो इस स्वतंत्रता में लो, या फिर स्वतंत्रता न मिलती है तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। यह हमारे आंदोलन की इंटेंसिटी को बताता है कि हमारा आंदोलन कितना इंटेंस था। यह गांधी जी का नारा था, गांधी जी का उस समय जो उन्होंने कही बातें। इसके बाद 8 अगस्त को ये सारी बातें हुई। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में डाला गया। गांधी जी वाज हेल्ड इन आगा खां पैलेस। गांधी जी वाज हेल्ड इन आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस along with Kasturba Gandhi and Sarojini Naidu. Gandhi ji was held in Aga Khan Palace in Pune along with Kasturba Gandhi and Sarojini Naidu. ये आगा खा पैलेस में गांधी जी को क्या रखा, इसके पीछे भी एक रोचक बात है, कि इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गांधी जी को किसी जेल में रखा जाए या ऐसे जगह में रखा जाए जिसका नाम जेल शब्द से जुड़ा हो, इसलिए गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया। क्योंकि गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय उस समय हो चुके थे देश में, और गांधी यह अगर जनता में यह मैसेज आता कि गांधी जी को किसी जेल में रखा गया है तो हो सकता था आंदोलन ज़्यादा भयानक हो सकता था, ज़्यादा हिंसक हो सकता था। इसलिए गांधी जी को आगा खा पैलेस में डाला गया था। जवाहरलाल नेहरू या और अन्य कांग्रेस नेता थे, जिसमें से वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, इन सबों को अहमदनगर जेल में रखा गया। वहाँ से फिर अल्मोड़ा जेल में ट्रांसफ़र किया गया था नेहरू जी को। और नेहरू जी, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नेहरू जी अहमदनगर जेल में रहते हुए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, वर्ल्ड लेवल का लिटरेचर यह माना जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने अहमदनगर जेल में रहते हुए नेहरू जी ने लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जो बम्बई पहुंच नहीं पाए थे, उन्हें बांकीपुर, पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। इस तरह से सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं किसी न किसी जेल में कैद कर दिया गया था। जब सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे तो फिर भी आंदोलन चला, इसलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। क्यों स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसके कारण थे कि जो गांधी जी ने 1917 से चंपारण से जो आंदोलन की शुरुआत की थी, अगर कहा जाए तो 1942 का आंदोलन उसकी अंतिम परिणति थी। उस समय तक वह भारतीयों को इस बात के लिए ट्रेंड कर चुके थे, प्रशिक्षित कर चुके थे, आंदोलन के लिए तैयार कर चुके थे। यही कारण था कि 1942 के आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। जब सारे नेता जेल जा चुके थे तो उस वक्त कुछ नेता, जिसमें से अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक उषा मेहता, ये लोग अंडरग्राउंड होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ये सारे लोग जो है किसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन को चाह रहे थे कि चलते रहे। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है कि उस समय सरकार ने, मतलब अंग्रेज सरकार ने भारत के जितने भी संचार माध्यम थे सबको बंद कर दिया था, ठप कर दिया था। उषा मेहता किसी तरह व्यवस्था करके एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी, जिसका प्रसारण वो मुंबई से करती थी, और वह प्रसारण में यह नहीं बताती थी कि बोल कहाँ से रही है। इसलिए अंग्रेजों को यह डिटेक्ट करने में, यह पता करने में कम से कम 3 से 4 महीना लग गया कि यह रेडियो प्रसारण हो कहाँ से रहा। फिर नवंबर के आसपास उषा मेहता पकड़ ली गई, लेकिन तब तक ये न्यूज़ को सर्कुलेट करते रही, कम्युनिकेट करते रहे लोगों के साथ।
ये एक गुप्त रेडियो के माध्यम से। अब ये हो गए, इस तरह से यह आंदोलन चलता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार या एक सर्वे के अनुसार जो किताबों में मिलता है कि कम से कम 10,000 लोग इसमें मारे गए थे। सरकारी दमन में 10,000 लोग मारे गए थे। 10,000 लोग, नॉट 16,000, 10,000 लोग मारे गए थे। अब चूंकि यह आंदोलन, ये इतने एक बात हो गई कि आंदोलन कैसे चला, कितने क्या हुआ। अब इस आंदोलन की और हम रूपरेखा की बात करते हैं कि आंदोलन का विस्तार कहाँ हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो सब यह आंदोलन देश के लगभग संपूर्ण भागों में हुआ, लेकिन कुछ भाग ज़्यादा इससे प्रभावित थे, जिसमें था बंगाल। अफेक्टेड एरिया, यदि हम लिखें अफेक्टेड एरिया, तो मोस्टली अफेक्टेड एरिया बंगाल, मद्रास, मद्रास का मतलब है आधुनिक तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, मद्रास, बिहार, यूपी, उड़ीसा, ये एरिया सर्वाधिक प्रभावित थे। अब जो लोग इसमें शामिल थे वे कौन कौन थे? वो थे पीजेंट, किसान इसमें शामिल थे। दूसरा स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट हो गए, पीजेंट हो गए, वीमेन। महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन की जान थी, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा ली थी। इस तरह से हम देखते हैं कि यह तीन वर्ग है जो सबसे बड़ा वर्ग है समाज का, किसान, विद्यार्थी मतलब नवजुवक, इसको हम स्टूडेंट्स या यूथ भी कह सकते हैं, यूथ, और वीमेन। यह समाज के सबसे बड़े वर्ग होते हैं, जहाँ किसान हैं, महिलाएं हैं और नवजुवक हैं। ये सभी आंदोलन में भाग ले रहे थे। कुछ वर्ग थे जो आंदोलन से अलग थे, वे वर्ग कम थे। तो बड़े बड़े जमींदार थे जो या तो आंदोलन से अलग थे या फिर सरकार के साथ थे, ऐसे कुछ लोग थे। तो इस तरह से ये थे। गांधी जी 8 अगस्त को सभी वर्गों से एक आह्वान किया था। आह्वान क्या किया था? जिस आह्वान में से एक उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आप वैसे जमींदार को लगाम दीजिए जो जमींदार हमारे साथ है, मतलब आंदोलन के साथ है, उन जमींदारों को लगाम दीजिए। यह आह्वान उन्होंने किसानों से किया। सैनिकों से आह्वान किया कि देशवासियों पर गोली न चलाएं। अधिकारियों से आह्वान किया कि आप अंग्रेजों के साथ रहिए, नौकरी न छोड़िए, लेकिन देश के साथ भक्ति करिए। फिर उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि यदि आप स्वतंत्रता न मिलने तक अगर विद्यालय छोड़ सकते हो तो तुम विद्यालय छोड़ दो। विद्यार्थियों से कहा कि यदि स्वतंत्रता मिलने तक तुम विद्यालय छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। जमींदारों से आह्वान किया कि आप आंदोलन के साथ रहिए, न कि अंग्रेजों के साथ रहिए। इस तरह से हर वर्गों के साथ गांधी जी ने एक निर्देश दिया, एक आह्वान किया, एक उन्हें आंदोलित करने के लिए उत्प्रेरित किया। यह गांधी जी का 8 अगस्त को जो उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में सभी वर्गों के लिए एक दिशा निर्देश था, जिस दिशा निर्देश का लगभग सभी वर्ग ने पालन किया। अब इसमें से कुछ और वर्ग थे, जो कुछ और संगठन था जो इस आंदोलन के साथ नहीं थे। उस संगठन में है, एक संगठन है मुस्लिम लीग, जो इस आंदोलन के साथ नहीं थे। दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है हिंदू महासभा। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी भी इस आंदोलन के साथ नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी का भी इस आंदोलन के साथ कोई क्योंकि अलग रहने का निर्णय लिया था। आरएसएस भी इस आंदोलन के साथ नहीं था। मुस्लिम इस आंदोलन के साथ नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन में कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगों का सबूत नहीं मिलता है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हों। अब कुछ बातें और हुई थी, कुछ यूनिक बातें हुई थी इस आंदोलन के समय। वह यूनिक बातें क्या थी? पैरेलल गवर्नमेंट मतलब कि समानांतर सरकार कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार बनी थी, जिसमें से पहला है समानांतर सरकार है बलिया, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया की सरकार बनी थी। दूसरा सरकार है बंगाल का तामलुक सरकार, जिसे जातीय सरकार भी कहा जाता है, जातीय सरकार। तीसरा है सतारा की, इसका नाम प्रति सरकार भी है,
प्रति सरकार, और इसके नेता नाना पाटिल एवं YB चौहान थे। इस तरह से 3 सरकार का गठन हुआ था। तीनों सरकार ने जन सरोकार से जुड़े हुए काम किए, जिसमें से सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी सरकार साबित हुई, सबसे ज़्यादा दिन तक रही थी ये सतारा की सरकार। यह सरकार, बलिया की सरकार सबसे कम दिन तक रही थी, सबसे कम दिन तक, और सबसे ज़्यादा दिन तक सतारा की सरकार। एक और सरकार बनी थी, चौथी सरकार थी, जो उड़ीसा में बनी थी, तलचर में। यह भी एक सरकार बनी थी तलचर में, उड़ीसा में एक। तो इस तरह से 4 जगह पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब समानांतर सरकार का गठन हुआ था। यह था भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठन। अब भारत छोड़ो आंदोलन तो चूंकि इसके सारे नेता जेल में डाल दिए गए थे, उसके बाद सरकार की दमन के कारण बहुत दिन तक आंदोलन चल नहीं पाया था। और जैसा कि हमने जिक्र किया, इस आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आंदोलन तो समाप्त हो चुका था, लेकिन कई चीज़ इस आंदोलन की देन थी, या कई बातें स्पष्ट हो चुकी थी इस आंदोलन से। वो बातें क्या थी, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेज को अब यह लग गया था कि अब यहाँ हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते थे। क्यों नहीं टिक सकते थे? अंग्रेज को सबसे अधिक भरोसा भारतीय सैनिक पर था, जो भारतीय सैनिक, इंडियन आर्मी, जिस इंडियन आर्मी पर अंग्रेज का भरोसा खत्म हो चुका था। अब उन्हें लगा था कि इंडियन आर्मी बहुत, उनमें देशभक्ति की भावना जाग चुकी है, राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी है, और बहुत दिन तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने रहेंगे। इसलिए अब वो ये इंडियन आर्मी पर भरोसा करना छोड़ दिए। दूसरी बात, उनको लग चुका था कि अब भारत में एक समान रूप से सभी वर्ग विरोध कर रहे हैं और सभी इलाके में विरोध कर रहे हैं। पहले उनका जो स्टाइल था अंग्रेजों का, डिवाइड एंड रूल, एक वर्ग विरोध कर रहा है तो दूसरे वर्ग को अपने पक्ष में ले लिए, एक एरिया में विरोध है तो दूसरे एरिया में शांति थी। अब यह हुआ, इस आंदोलन हुआ कि लगभग सभी एरिया में विरोध हुआ, और समाज के सबसे ज़्यादा जो समाज के महत्वपूर्ण वर्ग थे, किसान, यूथ, वीमेन, सबों ने इसमें भाग लिया। तो यह लगा कि अब यह आंदोलन अधिक दिन तक, यह आंदोलन की वजह से अब हम यहाँ ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाएंगे। यह इस आंदोलन की बहुत बड़ी देन थी। और जैसा कि हम देखते हैं 1942 के बाद, बहुत कुछ ही समय बाद भारत को स्वतंत्र करना पड़ा उन्हें। हालांकि स्वतंत्रता के लिए अन्य सारी वजहें भी रिस्पॉन्सिबल है, अन्य बहुत सारी चीज़ों को क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन इस आंदोलन की महत्ता को किसी भी रूप में कम करके नहीं आंका जा सकता। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा देन है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। यह इस आंदोलन की खास बातें हैं। हम समझ सकते हैं कि यह इसकी जो मैंने चर्चा की 1942 के आंदोलन से, सिविल सर्विसेज परीक्षा और किसी भी स्टेट सर्विसेज परीक्षा के लिए जो फैक्ट हो सकता था, मैंने ये सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में मैंने डालने की कोशिश की है, और सफिशिएंट फैक्ट्स है, इस फैक्ट से क्वेश्चन बन जाने चाहिए। धन्यवाद।